नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 41 लेकर आया हूं। टोटल 100 टेस्टों की ये आपके शिक्षण विधियों की सीरीज है जिसमें आपको 2500 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। तो बेहद ही शानदार प्रश्न है, पूरे प्रश्नों को देख करके जाइएगा। ये जो पेपर है ये रीट एग्ज़ाम 2022 जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए और थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर है उसके लिए, साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्ज़ाम में जिस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। पहला प्रश्न आपके है, देखो पहला प्रश्न है आपके, निगमन विधि के संदर्भ में असत्य कथन है। आपको असत्य कथन देखना है निगमन विधि के बारे में। तो विकल्प देखिएगा, यह विधि वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत विधि है। दूसरा विकल्प है, यह विधि स्मृति केंद्रित विधि है। तीसरा है, इसका उपयोग उच्च स्तर पर किया जाना चाहिए। और चौथा विकल्प है, इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों व उदाहरणों से समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो समस्या का समाधान लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से समाधान शब्द छूट गया है यहाँ पर। तो देखो, अगर हम देखें असत्य कथन तो साथियों यहाँ पर प्रथम विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प तीनों ही सत्य कथन है, तीनों ही निगमन विधि के बारे में सही है। क्योंकि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत भी है, क्योंकि इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। स्मृति केंद्रित भी यहाँ पर यह है, इसका उपयोग उच्च स्तर पर किया जाना चाहिए। लेकिन आपके जो चौथा विकल्प है यह क्या है, एक असत्य कथन है, क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें प्रत्यक्ष अनुभव व उदाहरणों से समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो ऐसा निगमन में नहीं होता है, बल्कि ऐसा किस विधि में होता है, आगमन विधि में होता है। तो पहले प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 है, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो गांधी जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा और इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? चलिए आंसर देख लेते हैं। आपके दूसरे प्रश्न में जो सही आंसर है, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा भी इसको कहा जाता है साथियों। इसकी अवधारणा महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई है, जिसमें क्रिया आधारित अधिगम होता है। कैसा? क्रिया आधारित, जिसमें बालक करके सीखते हैं। तो विकल्प आपके एक सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। तो चलिए तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता की देखभाल करती है? NCTE, MCI, AICTE और CSIR। तो देखो, जो अध्यापक शिक्षा होती है उसकी गुणवत्ता की देखभाल जिस संस्था के द्वारा की जाती है साथियों, उस संस्था का नाम है NCTE। आपने देखा होगा कि अध्यापकों से संबंधित जो रूल बनाए जाते हैं वह NCTE के द्वारा ही बनाए जाते हैं। कि कोई भी शिक्षक भर्ती होती है तो उसमें लिखा होता है NCTE की गाइडलाइन के अनुसार। तो मतलब ये सारी चीज़ें कौन करती है? NCTE करती है। विकल्प एक आपके तीसरे प्रश्न में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके चौथा प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 है आपके, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की संख्या बढ़ाने हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु, सर्व शिक्षा अभियान की पूर्ति हेतु और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अपव्यय को रोकने हेतु। तो बताओ, जो नवोदय विद्यालय होते हैं, अपने नवोदय विद्यालय का नाम भी सुन रखा होगा, देख भी रखे होंगे, इनकी स्थापना आखिर किस उद्देश्य से की गई है? आपको प्रश्न संख्या 4 में ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 4 में जो सही उत्तर है, देखो पहला विकल्प क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की संख्या बढ़ाने के लिए। तो विद्यालय की संख्या बढ़ाने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना नहीं की गई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए साथियों नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है, ताकि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिले, क्वालिटी शिक्षा मिले। सेकंड विकल्प आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों से प्रश्न पत्र का निर्माण करना सरल होता है। निबंधात्मक प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न,
लघुत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखो, प्रश्न पत्र का निर्माण करना सरल किन प्रश्नों के द्वारा होता है, प्रश्न संख्या 5 में ये बताना है आपको। तो सही आंसर देखते हैं। देखो, अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न बनाओगे तो प्रश्नों को बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा साथियों, बल्कि कठिन कार्य हो जाता है प्रश्न पत्र निर्माण करना। जैसे रोज़ रोज़ मैं आपके 3-3 4-4 टेस्ट लेता हूं साथियों, तो सोच के देखो, इतने क्वेश्चन बनाना, फिर उनको क्लियर करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा कार्य है ये। लेकिन जो निबंधात्मक प्रश्न है वो तो कम संख्या होती है इनकी और इनके उत्तर बड़े बड़े होते हैं। अतः निबंधात्मक प्रश्नों का निर्माण करना कैसा होता है, सरल होता है। विकल्प 1 आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 6वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 6 ये रहा। अधिगम के विषय में कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है अधिगम के बारे में। तो विकल्प 1 है, बच्चों द्वारा गलतियां करना दर्शाता है कि कोई अधिगम नहीं हुआ है। दूसरा विकल्प है, अधिगम के किसी भी स्तर पर संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा विकल्प है, अधिगम मूलभूत रूप से एक मानसिक गतिविधि है। और चौथा विकल्प है, अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। तो जो कथन आपको अधिगम के विषय में, अधिगम के संबंध में सही लग रहा है, उस कथन का आपको प्रश्न संख्या 6 में चुनाव करना है। साथियों, पहला विकल्प आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या अधिगम नहीं हुआ है? गलतियां भी तो अधिगम का ही हिस्सा होती है साथियों। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्या ये संवेगात्मक कारकों से किसी भी स्तर पर प्रभावित नहीं होता है? ये भी गलत है। अधिगम मूलभूत रूप से मानसिक गतिविधि नहीं है, व्यवहारात्मक गतिविधि है साथियों। मतलब चौथा विकल्प आपका सही है कि अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो छात्रों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षार्थी सुस्त होते हैं प्रोजेक्ट विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में और प्रश्नात्मक विधि में। तो देखो, एक चीज़ होती है सुस्त और एक आपने नाम सुना होगा चुस्त। तो चुस्त का मतलब एक्टिव से लिया जाता है, जबकि जो सुस्त मतलब निष्क्रिय। तो साथियों, यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि में तो विद्यार्थी चुस्त होते हैं, खोज विधि में भी चुस्त, प्रश्नात्मक विधि जो होती है इसमें भी सक्रिय होते हैं। लेकिन जो व्याख्यान विधि होती है साथियों, इसमें छात्र कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? चुस्त, यहाँ पर सुस्त होते हैं। विकल्प नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। तो 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपके, खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि इससे क्या होता है, ये बताना है आपको। तो इससे शैक्षिक प्रक्रिया मनोरंजक बन जाती है। इससे बालक का जो आंतरिक रुझान और अंतर्द्वंद होता है उसको समझा जा सकता है। शिक्षा को अधिक गतिविधि आधारित बनाया जाता है और शिक्षा में खेल गतिविधियों के महत्व को उजागर करने हेतु। तो प्रश्न संख्या 8 में सही उत्तर का चुनाव करना है साथियों। खेल की बात नहीं, खेल थेरेपी की बात की जा रही है। जो खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है उसका सबसे मुख्य कारण होता है कि इसके माध्यम से बालक के जो आंतरिक रुझान और अंतर्द्वंद है, खेल थेरेपी के माध्यम से आप उसको समझ सकते हो। विकल्प नंबर 2 आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न है, फिल्म देखते समय मानव कितनी इंद्रियों का उपयोग करता है? 1, 2, 3 और 4। तो देखो, फिल्म देख रहे हैं तो उसमें हमें ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें होती है साथियों। ऑडियो सुन सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। अब सुनना हमारे कानों से हो रहा है और देखना हमारी आंखों से हो रहा है। मतलब फिल्म देखते समय हम 2 इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 ही आपके प्रश्न संख्या 9 में सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 10वां प्रश्न है, प्रदर्शन सामग्री का पहला महत्व किसका है? सिनेमा, दूरदर्शन, चलचित्र और प्रत्यक्ष अनुभव। तो 10वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा साथियों।
प्रदर्शन सामग्री जो होती है साथियों, जिसमें अध्यापक के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, छात्र उसका क्या करता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है। ठीक है, आंखों देख के सामने वो चीज़ प्रदर्शित हो रही है, छात्र उसको देख रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है। चौथा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिएगा। आपको बता दूं कि प्रत्येक 5 दिन में 1 जून से आपको प्रत्येक 5 दिन में रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए मेगा टेस्ट देखने को मिलेगा साथियों, प्रत्येक 5 दिन में। तो निश्चिंत रहिए, रोजाना आपके 3 से 4 क्लासें आएगी और प्रत्येक 5 दिन में एक मेगा टेस्ट लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए, दोनों के लिए देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, 4th विकल्प सही है। तो देखो प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। आपके 11वां प्रश्न, छात्रों के बीच रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, टेक्स्ट बुक का उपयोग करके सिखाएं, छात्रों को सवाल करने की अनुमति दे और गतिविधि आधारित शिक्षण करें। दिए गए विकल्पों में से उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए, जो कि साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखो बच्चों के बीच में आपको रुचि पैदा करनी है शिक्षण के प्रति, तो टेक्स्ट बुक से या एक ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से, एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से रुचि पैदा नहीं होगी, बल्कि यदि हम गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों को कराते हैं, ABL के रूप में बच्चों को सिखाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण, तो निश्चित रूप से उनमें शिक्षण के प्रति रुचि पैदा होगी। तो 4th विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। साथियों 12वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 12 है, मानचित्र पढ़ाते समय सबसे पहले छात्रों को क्या पढ़ाना चाहिए? मानचित्र में पैमाने की व्याख्या पढ़ाना चाहिए, रेखाओं की महत्ता की व्याख्या पढ़ाना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान पढ़ाना चाहिए और रंगों का मानचित्र में अर्थ बताना चाहिए। तो देखो सबसे पहले जब हम बच्चों को मानचित्र पढ़ाते हैं तो शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए साथियों, उनको दिशाओं का ज्ञान कराना चाहिए, क्योंकि जो मानचित्र होता है कि भाई आपके ये पूर्व दिशा है मानचित्र में, या आपके पश्चिम दिशा है, या आपके उत्तर दिशा है, या आपके दक्षिण दिशा है, इस प्रकार की जानकारी नॉर्मली बच्चों को होना चाहिए। सबसे पहले यही चीज़ बच्चों को हमें सिखानी चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका 3 12वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13, कौन सा उपागम सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित नहीं है? इकाई उपागम, मानकीकृत उपागम, एकीकृत उपागम और सह संबंध उपागम। तो देखो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत एकीकृत उपागम भी चलता है, इकाई उपागम भी चलता है और सह संबंध उपागम भी चलता है साथियों। लेकिन जो मानकीकृत उपागम है ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित नहीं माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न नंबर 13 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न। तो इनमें से जो आपको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं उसके अंतर्गत आता है, तो वो ही आपको बताना है साथियों। देखो व्याख्यात्मक प्रश्न तो निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या की जा रही है, तो इसको आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न में भी प्रश्न का विश्लेषण करना पड़ेगा उत्तर के रूप में, तो ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में नहीं आएगा। आलोचनात्मक प्रश्न में उसके गुण दोषों को, सभी चीज़ों को देखा जाता है, तो ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नहीं आएगा। जो मिलान प्रश्न होते हैं साथियों, जिसमें हमें मिलान करना पड़ता है, यह वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में आ जाता है। तो 3rd विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है आपके, भाषा शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने की नवीनतम विधा कौन सी है? खेल द्वारा शिक्षा, शिक्षण में टैबलेट का प्रयोग करना, एपिडाइस्कोप से पढ़ाना और आत्मक्रिया द्वारा सिखाना। तो देखो यहाँ पर आपको चारों ही विधियाँ नवीन विधियाँ लग रही होगी, लेकिन नवीन नहीं, आपको नवीनतम विधि बताना है जो कि भाषा शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बनाती हो। साथियों एपिडाइस्कोप, आत्मक्रिया,
ये और या खेल या शिक्षण में टैबलेट, तो जो नवीनतम विधा है वो है शिक्षण में टैबलेट का प्रयोग करना। जो शिक्षण में टैबलेट का प्रयोग करना पहले नवीन नहीं है, नवीनतम है, ये वो नवीनतम बिल्कुल आधुनिक। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, कक्षा में लिखित आकलन होना चाहिए, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पुस्तकें और कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण। 16वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। तो देखो हिंदी भाषा सिखाना है, अगर आपको यहाँ हिंदी भाषा सिखाना है वो भी प्राथमिक स्तर पर, तो जो सबसे अधिक जरूरी है साथियों, जो लिखित आकलन सबसे अधिक जरूरी नहीं होता है प्राथमिक स्तर पर, बल्कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण, रंगीन पुस्तकों से भी क्या ज़्यादा जरूरी है, प्रिंट समृद्ध वातावरण अगर बच्चों को आप देते हो तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है हिंदी भाषा सिखाने के लिए। चौथा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? पहला विकल्प है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, दूसरा है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तीसरा है आपके भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, और चौथा विकल्प है भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है। अब आपको उचित का मतलब सही कथन का या सत्य कथन का चुनाव करना है। तो साथियों अगर हम देखें 3 विकल्प तो यहाँ गलत रहेंगे और सही रहेगा, तो उसी सही कथन का आपको चुनाव करना है। चौथा विकल्प कह रहे हैं भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है, तो संबंध होता है भाषा और बोली में, ये गलत कथन है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, साथियों भाषा व्याकरण का नहीं, व्याकरण भाषा का अनुसरण करती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये सही हो सकता है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, तो लिखित ही नहीं मौखिक भी होती है, सांकेतिक भी होती है। तो 17वें प्रश्न में हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा विकल्प सही लगा कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। दूसरा विकल्प ही आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 18वां प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा लिखा था, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये भाषा आकलन के तरीके मात्र है, ये भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ये केवल शिक्षण पद्धति है, और ये केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो प्रश्न पूछना केवल साहित्यिक गतिविधियां नहीं होती है, प्रतिक्रिया भी व्यक्त की जा रही है, प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, परिचर्चा में भाग लिया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। तो साथियों ये केवल शिक्षण पद्धतियां ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर प्रश्न पूछने से आकलन भी हो रहा है। तो तीसरा और चौथा विकल्प तो आपके गलत हो जाता है। जो 18वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा पहला या दूसरा, कौन सा करोगे सही? तो साथियों राइट आंसर है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, किससे सीखा भी जाता है और सिखाया भी जाता है, और आकलन भी इन चीज़ों से किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है आपके प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 19, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना। तो यहाँ पर अगर हम देखें हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना तो बिल्कुल भी नहीं है साथियों। ये विकल्प तो आपके हट सकता है। मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना ये भी हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है, तो पहला या दूसरा। तो प्रश्न पूछने का अवसर देना तो अन्य भाषाओं का भी उद्देश्य होता है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा है? भाषा का बच्चों को ज्ञान प्रदान करना हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित होता है। विकल्प 1 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियमों को महत्व देंगे, सीखने की क्षमता का आकलन इसको महत्व देंगे, काव्य सौंदर्य को महत्व देंगे, या निबंध लिखने की योग्यता को महत्व देंगे? तो काव्य सौंदर्य को सर्वाधिक महत्व नहीं देंगे हम साथियों,
व्याकरणिक नियमों को भी नहीं। पहला और तीसरा तो गलत आंसर है इसका। दूसरा या चौथा आपका एक आंसर होगा प्रश्न नंबर 20 में। देखो मूल्यांकन यदि हमें करना है, हिंदी की ही बात नहीं है, अन्य भाषाओं की भी यदि मूल्यांकन हमें करना है तो जो सीखने की क्षमता है उसका आकलन करना ही मूल्यांकन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 20 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो 21वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 21 है, रेखा गणित को छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, निगमन विधि से और सभी से। तो देखा होगा आपने, जो रेखा गणित शिक्षण है जिसमें आकृतियों से संबंधित चीज़ें होती है साथियों, छोटी कक्षाओं की बात की जा रही है। यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक और निगमन और सभी, तो ये 4 विकल्प है। हमें रेखा गणित का शिक्षण जो है छोटी कक्षाओं में औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से किया जाना चाहिए। नॉर्मली जब हम बच्चों को गणित पढ़ा रहे होते हैं तो बीच बीच में रेखा गणित का ज्ञान भी छोटे बच्चों को करवा देना चाहिए प्रारंभिक स्तर पर। तो दूसरा विकल्प आपके 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 22 है, मूल्यांकन में व्यापकता से आशय है, प्रश्नों की भाषा सरल व शुद्ध हो, प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता हो, प्रश्न विभेदकारी हो और प्रश्न समूचे पाठ्यक्रम से संबंधित हो। तो देखो मूल्यांकन में व्यापकता, ये जो शब्द है यह एक गुण है साथियों। किसका गुण है ये, किसकी विशेषता है ये, मूल्यांकन की। और व्यापकता का मतलब वस्तुनिष्ठता से नहीं होता है, ना ही विभेदकारिता से, बल्कि वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता तो मूल्यांकन की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। इसकी भाषा सरल व शुद्ध हो, इसका अर्थ भी व्यापकता से नहीं लिया जाता है, बल्कि प्रश्न समूचे पाठ्यक्रम से, मतलब जो व्यापक पाठ्यक्रम संपूर्ण, जैसे एक पुस्तक है तो उसमें 10 पाठ है, तो 10 पाठ से ही मूल्यांकन में प्रश्न हैं, तो ये कहलाएगा व्यापकता। तो प्रश्न समूचे पाठ्यक्रम से संबंधित हो, यही मूल्यांकन में व्यापकता का सही अर्थ निकलता है। प्रश्न नंबर 22 में चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 23वां प्रश्न देख लेंगे, क्या पूछ रहे साथियों, छात्र को ज्यामितीय आकृतियां देकर उनमें से वृत्ताकार आकृतियां अलग करवाई जाती है, यह प्राप्य उद्देश्य है, ज्ञान, अवबोध, कौशल और ज्ञानोपयोग। तो देखो ज्यामितीय आकृतियां बच्चों को दी जा रही है और इनमें से जो वृत्ताकार आकृतियां हैं उनको अलग करवाया जा रहा है। तो मतलब बच्चे को ये ज्ञान है या नहीं कि भाई ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार नहीं है, उनमें अंतर करना सीखा है या नहीं सीखा है, इस चीज़ का आपको पता चलाना है। तो इससे आपके कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, जहाँ पर अंतर करने की बात की जाती है साथियों, वहाँ पर अवबोधात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो 23वें प्रश्न में आपके जो दूसरा विकल्प है यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 24, प्राथमिक कक्षा में गणित शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है, निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। तो देखो प्राथमिक स्तर पर पूछी जा रही है, गणित जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, इसके लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार यहाँ पर प्राथमिक कक्षा में गणित शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि रहेगी आगमन विधि साथियों। सेकंड विकल्प 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। 25 में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 25 में से कमेंट करके हमें ज़रूर बता कर जाइए साथियों कि आपका स्कोर कितना रहता है। साथ ही आप अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को कम से कम 2 जगह शेयर जरूर कर दिया करो यार। तो चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, आगमन संबंधी, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का और निगमन का। तो देखो छोटी कक्षाओं में रटने का तरीका तो होना ही नहीं चाहिए पढ़ाने का, ना ही निगमन का होना चाहिए। अगर यहाँ पर मनोरंजक एवं खेल संबंधी विकल्प में नहीं होता तो आपको आगमन को सही करना था, लेकिन यहाँ पर मनोरंजक एवं खेल संबंधी विकल्प है तो आपको छोटी कक्षाओं के लिए इस विकल्प को सही करना है साथियों। 25वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आपके 41वां टेस्ट क्लियर हो चुका है। अभी आपके 59 टेस्ट आने और बाकी है
शिक्षण विधियों के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखा इसके लिए दिल से आभार प्रकट करता हूँ।